निधि गांव की एक लड़की थी जिसकी शादी दिल्ली में रहने वाले नीरज नाम के लड़के से हो गई थी। निधि के ससुराल वाले बहुत मॉडर्न थे। एक दिन उसकी सास सुमित्रा शॉर्ट ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है। बहू, मेरे लिए जल्दी से एक ब्लैक कॉफी लेकर आ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। माँ जी, आप ऑफिस ऐसी जाएंगी? पहले पूरे कपड़े तो पहन लीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। माँ जी, हमें लगता है आप जल्दी जल्दी में किसी बच्चे के कपड़े पहनकर आ गई हैं। किस गवार लड़की से पाला पड़ा है मेरा? बेवकूफ, ये बच्चे के कपड़े नहीं है, इसे शॉर्ट ड्रेस बोलते हैं। ये क्या होता है माँ जी? हमें तो बस साड़ी और सूट का पता है। सारी जिंदगी तो गांव में ही रही है, तो तुझे क्या पता होगा? तभी तो मैं तुझे गवार बोलती हूँ। माँ जी, आज तक हमने कभी औरतों को ऐसे कपड़े पहने नहीं देखा, तो हमें क्या पता होगा? जिस चीज के बारे में नहीं पता हो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जाके मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आ। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। निधि इतना कहकर रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती है। सुमित्रा कॉफी पीकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद उसका पति नीरज आता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। तभी निधि वहाँ आती है। नीरज जी, माँ जी घर में नहीं है, वो तो ऑफिस निकल गयी, वो भी बच्चों वाले कपड़े पहनकर, जिसको वो शॉर्ट ड्रेस बोल रही थी। इतनी ठंड में वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर गई हैं। जाने दो यार, माँ को शॉर्ट ड्रेस पहनने की आदत है ठंड में, उन्हें कुछ नहीं होगा। बुरा मत मानिएगा नीरज जी, लेकिन इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनना माँ जी को शोभा नहीं देता है। देखो, तुम ये मत बोलो कि तुम्हारी शादी एक मॉडर्न परिवार में हुई है, तो अपनी छोटी सोच को ना थोड़ा बदल लो और मॉडर्न सोच रखो। आजकल छोटी ड्रेस पहना कौन सी बड़ी बात है। फिर भी माँ जी को अपनी उम्र को देखकर कपड़े पहनने चाहिए। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं चला ऑफिस। वैसे भी माँ तो पहुँच चुकी होंगी और मैं लेट हो गया, बिना बात के सुनना पड़ेगा मुझे। नीरज भी इतना कहकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद निधि अपने आप से बोलती है, इतनी ठंड में छोटे कपड़े पहनकर घूमने में पता नहीं कौन सी मॉडर्न गिरी है। जब बीमार होंगी ना तब पता चलेगा। निधि इतना कहकर अपने काम में लग जाती है। दिन बीतते हैं, तभी सुमित्रा निधि के पास आती है और बोलती है, बहू, कल तुम्हारे देवर ऋषि को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, सब चीज की अच्छे से तैयारी कर लेना। लेकिन माँ जी, देवर जी घर पर हैं ही नहीं, तो वो दिखेंगे कैसे? तू इसकी चिंता मत कर, वो रात तक आ जाएगा, बस उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे, आप कल की चिंता मत करिए। अगले दिन सभी तैयार होकर हॉल में बैठे लड़की वालों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सुमित्रा शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहाँ आती है, जिसे देखकर निधि बोलती है, माँ जी, ये आप क्या पहनकर आई हैं? लड़की वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आज तो कुछ ढंग का पहनकर आ जाती हैं आप। वैसे माँ, निधि सही कह रही है, आजकल आपको शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। बेटा, तू भी किस गवार के साथ रहते रहते इसकी तरह बातें करने लगा। मैंने ये ड्रेस आज इसीलिए पहनी है ताकि लड़के वालों को लगे कि हम बहुत ही अमीर और मॉडर्न हैं। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी लड़की का पिता राजवीर जैकेट पहने, सर पर टोपी लगाए कांपता हुआ वहाँ आता है और सुमित्रा को देखकर कहता है, आप लड़के की बहन हो क्या? आपको सर्दी नहीं लगती? ठंड से तो मेरी कुल्फी जम गई। आपको गलतफहमी हो रही है भाई साहब, मैं लड़के की माँ हूँ। लेकिन देखने में तो बिल्कुल लड़के की बहन लगती हो। आपको इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनना ठीक लगता है? भाई साहब, हम लोग थोड़ा मॉडर्न ख्याल वाले हैं, हमारे घर में छोटे ड्रेस पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इस घर को अच्छा और संस्कारी परिवार समझ के आया था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? अंकल जी, आप एक बार आराम से बैठिए तो सही। नहीं बेटा, जब मुझे इस घर में रिश्ता करना ही नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? बस समय बर्बाद होगा। और एक बात कहूँ बेटा, तुम्हारे भाई का तो पता नहीं, लेकिन माँ का रिश्ता लाओगे तो मैं तैयार हूँ। वैसे भी मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला? मुझे मार के भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। पहले अपनी माँ के पहनावे पे ध्यान दो। माँ, मुझसे गलती हो गई कि जो मैंने निधि की बात नहीं सुनी। वो आपके पहनावे के लिए आपको टोकती थी और मुझे भी टोकना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं टोका। लेकिन मुझे भी टोकना चाहिए था आपको, और अब से आप इस चीज का ध्यान रखें, वही अच्छा होगा। नीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुमित्रा पर नीरज की बातों का कोई असर नहीं होता। तभी एक दिन वो अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो बोलती है, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। फैशन किसे बोलते हैं
ये सबको पता नहीं होता, जो गवार होते हैं वही ऐसा बोलते हैं। मैं भी अपने बेटे को वही समझा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जाने दे सुमित्रा, क्यों तू इतना सोच रही है उसके बारे में। तू तो ये सोच कि इतनी उम्र में भी लोग तेरी कितनी तारीफ करते हैं। तेरे पहनावे को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तेरे पास कुछ नहीं है। जो भी है वो सब गिरवी है। तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? मैं तेरी तारीफ ही कर रही हूँ। भला मैंने कभी तेरी बेइज्जती करी है जो आज करूँगी। सुन, मुझे मार्केट जाना है, तू भी मेरे साथ चल। ठीक है, लेकिन वहीं से कहीं घूमने भी चलेंगे। कमला और सुमित्रा मार्केट के लिए निकल जाती हैं। तभी दो लड़कों की नजर उन पर जाती है और वो उनका पीछा करते हुए एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी कमला की नजर भी उन पर जाती है और वो धीरे से सुमित्रा को बोलती है, मैं कब से देख रही हूँ कि दो लड़के हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तेरी इस शॉर्ट ड्रेस के चक्कर में ही वो हमारे पीछे पड़े हैं। तुझे ये ड्रेस पहनकर आने को किसने बोला था? तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? यार ठंड तो बहुत लगती है। ठंड में शॉर्ट ड्रेस पहनना आसान थोड़ी है ना। जब तुझे इतनी ही ठंड लग रही थी तो मत पहनती ना ये शॉर्ट ड्रेस। अगर पहनती नहीं तो लोग मुझे देखते कैसे? तेरी शॉर्ट ड्रेस के चक्कर में अब लड़के तेरा पीछा करने लगे हैं। इस उम्र में ये सब करना अजीब नहीं लगता तुझे? अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है सुनने में? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़के बहुत देर से हमारा पीछा कर रहे हैं और ये रास्ता भी बहुत सुनसान है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुमित्रा और कमला इतना कहकर चलने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तभी वो दोनों लड़के उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और चाकू दिखाने लगते हैं। कमला सुमित्रा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तुम लोग कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ए बुढ़िया, अपना मुंह बंद कर, वरना अगर मेरी रामपुरी चल गई तो तू भगवान को प्यारी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे बुढ़िया, शॉर्ट ड्रेस में तू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या करूं, मैं तेरे बेटे की उम्र का हूँ। जल्दी से फोन मिला, किसी अपने को बोल कि बहुत सारे पैसे लेकर आए। तुम लोग पागल हो। इसके कपड़े देखकर धोखा खा रहे हो। इसके पास कुछ नहीं है सिवाय शॉर्ट ड्रेस के। इसका सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, घर भी और ऑफिस भी। तू मुझे पागल समझ रही है जो मैं तेरी बातों में आऊंगा? मैं सच कह रही हूँ सुमित्रा। भगवान जाने कि तेरे साथ मुझे और क्या क्या सहना पड़ेगा। मैंने क्या किया है? मैं तो बिन बात के तेरे साथ आकर फंस गई। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और तू जल्दी से अपने घर पे फोन कर, वरना मैं रामपुरी से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। सुमित्रा डर के मारे अपने पर्स से कीपैड फोन निकालती है और अपनी बहू को कॉल मिलाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी चोर उसे फिर से चाकू दिखाता है। सुमित्रा फिर से फोन लगाती है। निधि के फोन उठाते ही चोर उससे फोन छीन लेता है। तुम लोग कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन इस बुढ़िया को एक अच्छा सा फोन लेकर दे देना, वरना अपने फैशन और शॉर्ट ड्रेस के चक्कर में किसी दिन टपका दी जाएगी। चोर इतना कहकर हंसते हुए अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि सुमित्रा के पास शॉर्ट ड्रेस के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अपने साथ हुए इस हादसे को सोचकर सुमित्रा ठंड क्या, गर्मी में भी कभी शॉर्ट ड्रेस ना पहनने की ठान लेती है। सीता अपनी पड़ोसन कमला से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि कमला की बेटी रिया अशुभ थी। पूरे मोहल्ले में कमला की बेटी के कदमों को अशुभ कहा जाता था, जिसके चलते सीता ने भी अपनी बरसों पुरानी दोस्ती कमला से तोड़ दी थी। ऐसे ही एक दिन कमला के घर से लड़के वाले गुस्से में निकलते हैं। मोहल्ले में खड़ी विमला लड़के वालों में मौजूद एक कविता नाम की औरत से कहती है, अरे बहन क्या हुआ, आप तो कमला की बेटी को देखने आई थी ना, तो क्या हुआ? क्या बताए बहन, जब वो लड़की चाय देने आई हम सबके सामने तो अचानक चाय में छिपकली गिर गई और कुछ खाने को देने लगी तो अचानक से कहीं से कॉकरोच आ गए खाने में। बताओ, ऐसा अपशगुन तो संकेत है कि लड़की के कदम अच्छे नहीं है। फिर कैसे कर दूं अपने लड़के का रिश्ता? अब जिसके कदम ही अशुभ है उसके घर में तो काम कहाँ पूरा होगा। ना जाने कौन सा होगा वो जिसके कर्म फूटे होंगे और ऐसी अशुभ कदमों वाली बहू आएगी उनके घर। सही कहा सीता बहन। कमला अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी लोगों की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके पास रिया आती है और कहती है, माँ माफ कर दो, मेरे कारण आज फिर से आपकी सबके सामने बेइज्जती हो गई। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और दुनिया कुछ भी कहे, तू कोई अशुभ नहीं है, समझी? और देखना, तेरी शादी एक ऐसे घर में होगी जहाँ तेरी बहुत इज्जत होगी। कमला अपनी बेटी को संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो रहा था,
तब रिया अपनी छत पर आती है और सामने वाले घर की छत पर मौजूद एक लड़के से कहती है, आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझसे प्यार है या नहीं? पूरा मोहल्ला मुझे अशुभ कदम वाली बोलता है। तुम्हारे करके कहीं मेरी शादी नहीं हो रही और तुम मेरे से शादी कर नहीं रहे हो। अरे मेरी जान, मैं बस जल्दी से अपनी माँ की राय जान लूँ तुम्हारे बारे में, बस फिर तो शादी की शहनाई बजेगी। तुम्हारी माँ मेरे से शादी करवाने के लिए मान गई ना तो कयामत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। रिया नीचे चली जाती है सोने। दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद रिया को पंकज पास के ही एक मंदिर में बुलाता है, जहाँ पहुंचकर रिया पंकज से कहती है, क्या हुआ, मान गई आंटी हमारी शादी के लिए? नहीं, माँ के मन में तुम्हारे लिए कोना क्या 1 इंच जमीन भी नहीं है, इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है, हम इसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन माँ को मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने उनकी दुश्मन के बेटे से शादी कर ली? और तुम्हारी माँ, वो तो मुझे बिना बहू बने अशुभ कदम वाली बोलती है। शादी के बाद तो मेरा जीना ही हराम कर देगी। अरे यार, जो होगा देखा जाएगा, अब वैसे भी और कोई रास्ता नहीं है। पंकज रिया को मनाकर मंदिर में शादी कर लेता है और दोनों पूरे मोहल्ले के सामने शादीशुदा जोड़े के जैसे आ रहे होते हैं। विमला जब ये नजारा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो भागकर सीता के पास जाकर कहती है, अरे सीता बहन, कहाँ हो? गजब हो गया। तुम कहती थी ना कि कमला की बेटी जिसके घर में बहू बनकर जाएगी उसके करम फूट जाएंगे, तो अब करम तुम्हारे फूट गए, क्योंकि अशुभ कदमों वाली वो लड़की तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे बेटे के साथ आ रही है। क्या? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सीता भागते हुए अपने दरवाजे पर आती है, जहाँ वो अपने बेटे पंकज को गले में वरमाला डाले हुए रिया के साथ आता हुआ देखती है। ये देखकर सीता कहती है, ये क्या किया तूने नालायक? मेरी मर्जी के बिना शादी जैसा बड़ा फैसला लिया कैसे? और लिया तो लिया, इस अशुभ लड़की को बहू बनाकर ले आया। माँ, मुझे रिया से प्यार है, इसलिए मैंने ऐसा किया। गली में होता शोर सुनकर कमला भी बाहर आती है और अपनी बेटी को वरमाला पहने देखकर कहती है, रिया, ये सब क्या है? तू सीता के बेटे के साथ क्या कर रही है? पहले खुद अपनी अशुभ बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगवाया, अब बोलती है कि क्या कर रही है? तुझे पता था ना तेरी बेटी से कोई और शादी करेगा नहीं, इसलिए पड़ोसन को ही फंसा लेती हूँ। अपनी अशुभ बेटी के कदम इसी के घर में पड़वा देती हूँ, बदला भी पूरा हो जाएगा और बेटी से छुटकारा भी मिल जाएगा। बस माँ, रिया से शादी मैंने अपने होशो हवास में की है, और अब ये अशुभ हो या अपशगुनी, आपकी बहू है बहू। पंकज रिया का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाता है और उनके जाते ही अचानक उस जगह ऊपर से एक गमला गिरता है। ये देखकर सब चिल्लाते हुए पीछे हट जाते हैं और विमला कहती है, सीता बहन, लो हो गई देखो अनहोनी शुरू। अब संभालना अपनी अशुभ बहू और उसके अशुभ कदमों को। पंकज रिया को अपने घर में ले जाता है, लेकिन सीता उसे बहू का दर्जा नहीं देती। शादी के अगले दिन रिया सुहागन की तरह तैयार होकर रसोई में आती है और खाना बनाती है। तभी वो सीता से कहती है, माँ जी, मैं बना देती हूँ खाना, आप बता दो क्या बनाना है। अशुभ लड़की, अपने मुंह से मुझे माँ जी मत बोल, मैं तेरी कोई माजी वाजी नहीं हूँ, समझी? उस दिन सुना था मैंने लड़कों वालों के खाने में कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली गिरी थी, हमें नहीं खाना ऐसा खाना। ये सब माँ जी मैंने जान के किया था ताकि वो लोग रिश्ता ना जोड़े, क्योंकि मैं पंकज से प्यार करती थी, लेकिन मेरे प्यार के लिए किए गए इन कामों ने मुझे अशुभ कदमों वाली बना दिया। खड़ी क्या है, अब जा यहाँ से। सीता ने इतना बोला ही था कि अचानक गैस तेज हो जाती है और उसका हाथ जलने से बचता है। ये देखकर सीता कहती है, देख ले, जहाँ तेरे अशुभ कदम पड़ेंगे वहाँ गलत तो होगा ही, अब जल्दी जा यहाँ से, कहीं मैं जल ना जाऊँ। रिया मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। रिया को सीता अपनी बहू का दर्जा नहीं देती, लेकिन पंकज चाहता था कि रिया के साथ घर में बहू वाली सारी रस्में हुआ करें, जिसके चलते वो सीता को रिया की मुंह दिखाई के लिए मना लेता है, जहाँ मोहल्ले की सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म में आती है। और तभी रिया भी तैयार होकर सबके बीच आती है। रिया के आने के बाद सीता कहती है, अरे विमला, जा तू ही शुरुआत कर दे इसकी मुंह दिखाई की। माफ करना सीता बहन, तुमसे अच्छी बोलचाल है, इसीलिए मैंने इस मुंह दिखाई में आना सही समझा, लेकिन इस अशुभ कदमों वाली बहू की मुंह दिखाई सबसे पहले मैं तो नहीं करूंगी।
वैसे भी मोहल्ले में इसका चेहरा देखा तो हुआ है सबने। आंटी जी, आपकी बेटी ने भी पिछली गली के गौरव के साथ शादी की थी और उसकी सास ने भी मुंह दिखाई की थी। अरे आपकी बेटी को तो हमारा मोहल्ला क्या पूरा शहर जानता है। अरे फिर भी तो उसकी मुंह दिखाई में लोग गए थे ना। देख रही है सीता बहन कैसे जुबान खुल रही है तेरे बेटे की। हाँ, तुम्हारे लिए मैं कर देती हूँ इसकी मुंह दिखाई की शुरुआत। विमला मुंह दिखाई के लिए अपनी जगह से जाने लगती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। जमीन पर गिरकर वो दर्द से कहराते हुए कहती है, हाय राम रे, मेरा पैर टूट गया। अरे अच्छा खासा मना किया था कि मैं मुंह दिखाई शुरू नहीं करूंगी। कर दिया ना शुरू मेरा बुरा वक्त इस लड़की ने। इसकी तरफ बढ़ रहे कदमों को इसने तोड़ डाला। और क्या सबूत चाहिए इसके अशुभ होने का। अरे विमला संभाल। और पंकज तू, तेरी इस अशुभ कदम वाली पत्नी को अब मैं कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। जहाँ इसके कदम पड़ते हैं वहाँ अशुभ चीजें होती ही हैं। बस माँ, रिया अशुभ नहीं है। और विमला आंटी, आपने जानकर अपना पैर मोड़ा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ताकि रिया को आप अशुभ साबित कर सको। देखो तो कैसे बोल रहा है ये लड़का। अरे क्या अब तक मैंने सब किया है? हाँ, उस दिन जब मैं रिया के साथ शादी करके आया था तो मेरे जाते ही ऊपर से गमला अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि आपने अपने बेटे से गिरवाया था इशारे करके। मैंने सब देखा था। अच्छा, तो इनके घर में जो लड़के वाले आए थे, इनके खाने में भी चीजें विमला ने गिराई थी क्या जाकर? नहीं माँ जी, वो मैंने जानकर किया था। मैं पंकज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मोहल्ले में ना जाने किस वजह से मेरे अशुभ होने की बातें फैल गई। फिर आपकी और माँ की दोस्ती खराब हो गई, तो ऐसे में मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं पंकज के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद अपने घर आने वाले रिश्तों में कुछ न कुछ गड़बड़ की कि सबने मुझे सच में अशुभ कदमों वाली बोला। और उस समय तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप भी मुझे नापसंद करने लगी और अशुभ कदमों वाली का टैग मुझे पंकज से दूर करने लगा, तब मुझे इस चीज का डर लगने लगा। इसलिए मुझे रिया से शादी करनी पड़ी माँ। अब इसके लिए अगर आप मुझे इस घर से भी निकाल देंगी तो चलेगा। सारी बातें सुनकर सीता रिया की तरफ जाती है और उसको गले लगा लेती है। जो लड़की मेरे बेटे के लिए खुद को अशुभ कहलाने से पीछे नहीं हटी, वो मेरे बेटे के लिए गलत हो ही नहीं सकती। रिया बहू, मुझे माफ करना कि मैंने तुझे पहले नहीं अपनाया, लेकिन अब मुझे मेरी ये अशुभ कदमों वाली बहू से कोई शिकायत नहीं है। अपनी माँ का रिया को अपनाते देखकर पंकज खुश हो जाता है और अपनी माँ को खुशी से गोद में उठा लेता है। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं और विमला तो मुंह बनाकर वहाँ से चली ही जाती है। जिसके बाद सीता बहुत अच्छे से रिया की मुंह दिखाई करवाती है। कोमल ने आखिरकार अपने घर वालों को मना ही लिया था अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। आज उसकी शादी है। सभी रस्मों रिवाजों के बाद कोमल और प्रताप की शादी हो जाती है। वो कोमल को अपने घर ले आता है, जहाँ कोमल की सास साधना अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारा इस घर को कब से इंतजार था। इस घर की बड़ी बहू आ गई है। अब तो मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजारूंगी। हाँ माँ, सही कहा आपने। कोमल आ गई ना, अब सब संभाल लेगी। वो तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन बड़ी बहू मतलब प्रताप, तुम्हारा कोई और भाई भी है क्या? हाँ कोमल, मेरा छोटा भाई है विशाल। वो कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। और वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाया था, क्योंकि वो बेंगलोर में काम करता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगले हफ्ते आ जाएगा। अच्छा, चलो अच्छी बात हुई। घर में एक ननंद या देवर तो होना ही चाहिए रौनक लगाने के लिए। अरे बेटा, वो बहुत भोला है। भले ही काम दूसरे शहर में करता हो, लेकिन इतना भोला है कि मुझे हर वक्त उसकी ही फिक्र लगी रहती है। खैर, उसे छोड़, तू अंदर आ जा। साधना अपनी बहू का स्वागत कर उसको घर में ले आती है और उस दिन के बाद से कोमल अपनी सास को आराम देकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक हफ्ता बीत गया था। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर साधना भागे भागे जाती है। मेरा बेटा विशाल आया होगा। बहू आरती की थाल ले आ जरा। साधना दरवाजा खोलती है और सामने सच में उसका छोटा बेटा विशाल था। साधना उसको गले से लगाती है। इतने में कोमल आरती की थाल लेकर आती है और अपने देवर को देखकर मन ही मन कहती है, शक्ल से तो कितने हैंडसम है देवर जी, और माँ जी इनको भोला कहती हैं।
झूठ, मैं तो मान ही नहीं सकती। कोमल ये बोलकर अपने देवर की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद विशाल कोमल के पैर छूने लगता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पैर मत छुइए। अरे बहू, बोला था ना, भोला है मेरा बेटा। इसकी नजरों में भाभी भी माँ समान है, इसलिए तुझे अपनी भाभी माँ की तरह इज्जत दे रहा है। सही कहा भाभी माँ ने। आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाला, तो आप भी मेरी माँ समान हुई। अच्छा, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी के लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। विशाल अंदर आता है और कुछ ही देर में उसका भाई प्रताप भी उससे मिलता है, जिसके बाद विशाल सबको बहुत महंगे महंगे तोहफे देता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे देवर जी, इतना खर्चा क्यों किया? अपनी सारी तनख्वाह तो आपने तोहफे लाने में ही लुटा दी। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो बोनस से लाया हूँ। मेरी सैलरी तो अभी पूरी की पूरी पड़ी है अकाउंट में। हाँ कोमल, मेरा भाई इतना कमाता है कि पूरे परिवार को आराम से बैठा कर खिला सके। छोटा भाई इतना कमाता है और बड़े को देखो। मुझे पहले पता होता कि प्रताप का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है और काबिल है तो मैं इससे शादी क्यों ही कर दी। खैर कोई नहीं, बीवी ना सही, भाभी तो हूँ ही इसकी। इसके भोलेपन का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। विशाल के आने के बाद से घर में रौनक थी। आए दिन विशाल सब के लिए कुछ न कुछ बाहर से मंगवाता रहता था, लेकिन अब कोमल की पैसों की भूख बढ़ती गई थी, जिसके चलते वो अपने देवर से पैसे निकालने के लिए एक ड्रामा करती है। शाम के वक्त जब विशाल कोमल के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो वो अपने कमरे में जोर जोर से बातें करने लगती है। माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं इनका काम, पैसे कम ही हैं इनके पास। मानती हूँ मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, आपकी बीमारी में आपका साथ देना, दवा दारू करवाना मेरा ही फर्ज है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोमल ये बोलकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ विशाल खड़ा था, जो अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप कुछ मत बोलना, मैंने सब सुन लिया है, और आप बस इतना बताइए कितने पैसे चाहिए आपको अपनी माँ के इलाज के लिए। लेकिन देवर जी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मेरे पैसों पर भी तो आपका ही अधिकार है। आप बस बताइए कितने पैसे चाहिए, और आप चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विशाल बिना ये जाने कि ये बात सच भी है या नहीं, वो पैसे कोमल को दे देता है, और कोमल अपनी माँ के बहाने से पैसे लेकर उनसे अपने लिए महंगी महंगी चीजें लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से कोमल ने अपने चंट दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भोले देवर को फंसाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक शाम साधना अपनी बहू कोमल को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलती है, बहू जरा देख तो ये लड़कियाँ कैसी हैं। विशाल के लिए रिश्ते आए हैं इन सभी के, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। माँ जी अच्छी हैं, बाकी आप देवर जी से पूछ लेना। लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आए तो मेरा तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा देवर जी के पास से। कुछ करना होगा। कोमल शाम के समय विशाल के साथ मार्केट कुछ सब्जियां लेने जाती है, जहां मार्केट में एक औरत अपनी सास को बेइज्जत कर रही थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोमल अपने देवर से कहती है, देख रहे हो देवर जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां सास को सास नहीं नौकरानी समझती हैं। ऐसी लड़कियां घर बनाती नहीं, बिगाड़ती हैं। वैसे माँ जी ने भी आपके लिए बहुत ही पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढी हैं, लेकिन पता नहीं कल को वो माँ जी को इज्जत देंगी या नहीं। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। विशाल के दिमाग में अपनी चंट भाभी की बातें बैठ जाती है और वो घर आता है, और जब साधना उसे लड़कियों की फोटोज दिखाती है तो विशाल रिश्ते के लिए मना करते हुए बोलता है, माँ मुझे शादी नहीं करनी इनमें से किसी भी लड़की से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो तो भाभी की पसंद से हो। आखिर वो आपकी इतनी सेवा करती हैं, तो उनके जैसी बहू आएगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी ना। बात तो तूने सही कही है बेटा। तो बहू, अब तेरे ऊपर है अपने भोले से देवर की बहू ढूंढने की जिम्मेदारी। जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने देवर जी के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कोमल पर अब विशाल के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए वो अपने ही रिश्तेदार में कोई शरीफ सी लड़की ढूंढने लगती है, जो कि उसके मुताबिक चले। और अपने रिश्तेदारों में से ही एक लड़की माया का रिश्ता कोमल अपने देवर के लिए लेकर आती है, और अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए तस्वीर, ये माया है, मेरी रिश्तेदारी में है। लड़की अच्छी है, आप कहे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। बहू तुझे जो ठीक लगता है वो देख ले,
बुला ले घर लड़की वालों को। कोमल माया के घर वालों को अपने ससुराल आने की बोल देती है, जहाँ विशाल को माया पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी बीच जब माया वॉशरूम के बहाने छत पर जाती है तो वहाँ एक लड़के से फोन पर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, रिश्ता पक्का हुआ है, शादी थोड़ी हुई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगी। माया ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ कोमल खड़ी थी जो कि माया को कहती है, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने ससुराल में इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ से ये कारनामे करके भाग जाओ, समझी? लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ कोमल दीदी, और पापा ने बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तो ठीक है ना, भागने तो तुम वैसे भी वाली हो, तो शादी के बाद भाग जाना, थोड़े बहुत पैसे लेकर। इससे मेरे ससुराल वाले मुझे थोड़ा कोसेंगे, लेकिन मेरा देवर जितना भोला है वो दोबारा शादी की जिद नहीं करेगा और जिंदगी भर उसकी कमाई मेरे काम आएगी। वाह दीदी, आप तो बड़ी चंट है। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कोमल माया को इस शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद रिश्ता पक्का होता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। इससे माया का झुकाव भी विशाल के प्रति हो जाता है और उसे उसके भोले स्वभाव से प्यार हो जाता है। कुछ समय में शादी हो जाती है और शादी के बाद जब माया बहू बनकर घर में आती है तो बोलती है, माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं इस घर को और आप सभी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे यही रहेगी। समय गुजरता है और माया घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सभी माया से खुश होते हैं, लेकिन कोमल के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके चलते वो माया से कहती है, आखिर तुम जा क्यों नहीं रही? तुम तो भागने वाली थी ना? भूल गई हमारी डील के बारे में जो शादी से पहले हुई थी कि तुम शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जाओगी? माफ करना दीदी, उर्फ जेठानी जी, अब मैं कहीं नहीं जा रही। वो क्या है ना, मुझे विशाल जी से प्यार हो गया और वो सच में बहुत भोले हैं, तो उनकी जीवन साथी मेरे जैसी ही चालाक लड़की को होना चाहिए था। तो अब मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूंगी। कितनी चालाक हो तुम, पैसों की चमक में आखिर प्यार को भूल गई। अभी सबको बताती हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था शादी से पहले। बता दो, आपने भी जो बोला है ना, मैंने भी वो सब रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन आप भी इस घर से जाओगी। इसलिए भलाई इसी में है कि मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो और अपनी चंटगिरी दिखाने की कोशिश तो करना भी मत, वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। माया के बदले स्वभाव ने कोमल को हैरान कर दिया था, जिसके चलते अब वो ना तो खुद से कोमल के बारे में किसी को कुछ बता सकती और ना ही अपने भोले देवर का फायदा उठा पाती, जिसके कारण अब विशाल कुछ समय बाद माया संग बैंगलोर चला जाता है और कोमल के हाथ अपने चंट दिमाग के चलते खाली रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।